आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है ये बात पता होना चाहिए। तो देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। कोई भी एक दो पर्सन है या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच एक ऐसा स्टेज आता है जब दोनों के बीच बैलेंस बन जाता है, तो उस बैलेंस या उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे लंग्स और ब्लड में पड़े हुए हीमोग्लोबिन के बीच जो इक्विलिब्रियम का सेटअप होता है, उसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। और लंग्स क्या करता है, हमारे बॉडी को सप्लाई करता है। कैसे करता है, वो ब्लड को देता है। और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो क्या ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। और सेम टाइम पे जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, उसको हीमोग्लोबिन पकड़ता है और लंग्स को रिटर्न कर देता है, और लंग्स क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इनके बीच जो बैलेंस का सेटअप हुआ है कि लंग्स क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को सप्लाई करेगा। तो ये जिस स्टेज पे चल रहा है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा स्टेज जिस स्टेज पे दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या होता है, इक्विलिब्रियम का सेटअप हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखो हमारे पास जनरली इक्विलिब्रियम को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक होता है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हम बस क्या करेंगे, एक बेसिक सा नॉलेज ले लेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे आप समझो, कोई भी एक सबस्टेंस है, उसके अलग अलग फेज या अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या हो जाएगा, जो चेंजेस हो रहा है उन चेंजेस के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। मेल्ट होने का मतलब वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो वो भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर भी जा रहा है और लिक्विड से सॉलिड के अंदर भी जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो चेंजेस आ रहा है, इसके अलग अलग फेज, कौन कौन सा फेज, एक सॉलिड फेज, या सिंपली बोल दो सॉलिड स्टेट, या बोल दो लिक्विड स्टेट। ठीक है, फेज मतलब क्या, उसके क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, फेज बोल दो या स्टेट बोल दो। ठीक है, तो देखो कोई भी एक सबस्टेंस है, कौन सा है, वाटर है, वो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड के अंदर भी जा रहा है और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर भी जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम का सेटअप हो गया है। कहने का मतलब जितना अमाउंट आइस टूट के मतलब पिघल के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सेम अमाउंट सेम टाइम पे जम के क्या कर रहा है, आइस बन जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमको ये दिखता नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों चीज साथ में चल रही है। ठीक है, तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप ये बोल दो कि इसके अंदर कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपोजिशन का मतलब जिस रेशियो में कोई भी एक सबस्टेंस बना हुआ है, अगर उसके हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करें, मतलब उसके फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जितने अमाउंट में वो बना है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे देखो वाटर क्या है, 1:8 में बना हुआ है। वाटर के अंदर क्या है, वो H2O, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो क्या 1:8 के रेशियो में होते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये हमेशा ही 1:8 के अंदर रहेंगे। ठीक है, यही होता है हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसके कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसमें कुछ केमिकली तो चेंजेस होने वाला है और उस केमिकल चेंजेस के बीच में कुछ इक्विलिब्रियम का सेटअप हुआ। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में कभी भी कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने ए और बी को मिलाया और हमारे पास कुछ क्या, ए बी प्रोडक्ट बन गया। हमने ए लिया
और बी लिया और हमने को क्या मिल गया, ए और बी मिल गया, ठीक है। और ए और बी मिल गए हैं और ऊपर से कंटेनर खुला हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्या वेपर फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट कर जाए, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि ए और बी मिलके ए बी बने, ठीक है। जैसे हमने अभी भी क्या देखा था कि वाटर अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर जा रहा था और लिक्विड सॉलिड स्टेट के अंदर जा रहा था। तो अगर हम यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट ए बी क्या होगा, रे टूट के ए और बी अलग अलग फॉर्म में जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन देखो हमारे पास कंटेनर खुला हुआ है, तो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ए और बी मिलके ए बी बनते रहेंगे, तो ए बी क्या बाहर निकलते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, तो इसका कंपोजिशन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। कंपोजिशन मतलब नहीं, इसका बोल अमाउंट कम होता रहेगा। कंपोजिशन का मतलब होता है जिस रेशियो में वो बने हुए हैं, ठीक है। आप बोल दो इसका अमाउंट कम होता रहेगा, इसका अमाउंट कम होता रहेगा, तो ये क्या करेगा, कम अमाउंट में ये बना के देगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक इंपॉर्टेंट और खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो वो कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। जब तक आपका कंटेनर क्लोज नहीं होगा वो रिएक्शन हो तो जाएगा लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास वही ये सिचुएशन आ गया कि वही कंटेनर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हो रहा है ए और बी मिल रहे हैं और ए बी को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए बी अब बन भी गए तो वेपर फॉर्म में जहाँ ज्यादा ज्यादा यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और फिर यहाँ पे वो अपने अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जितने टाइम में ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं उतने ही टाइम में ए बी टूट के ए बी बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनका जो मिलना होता है, मिलके ये जो बनाना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। फॉरवर्ड का रिएक्शन का मतलब आगे का रिएक्शन, जिस टाइम पे रिएक्शन आगे जा रहा है। आगे कैसे जा रहा है, जब हमारे पास ए और बी मिल के ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने टाइम में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतने ही टाइम में हमारे पास क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब क्या हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन साथ में होने लगते हैं, उस सिचुएशन या उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। और देखो केमिकल इक्विलिब्रियम को जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है, ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, ये होता है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आप ऐसे बना दो कि जितने टाइम में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है सेम टाइम पे हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। कहने का मतलब जितने टाइम पे ए और बी मिलके ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं सेम टाइम में ए बी टूट के ए और बी का अलग अलग फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसी के बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके अलग अलग लॉ दिए गए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है।